आज का वीडियो आप सभी के बीच में फिर से शुरू कर रहा हूँ। 2 सप्ताह आप लोग का जो है यहाँ पे 2 सप्ताह आप लोग के लिए जो है थोड़ा सा दिक्कत भरा रहा, क्योंकि ठीक ढंग से प्रॉपर क्लास का वीडियो नहीं आ पाया। कुछ ज़रूरी काम था, इस कारण से आप लोग के बीच प्रॉपर क्लास का वीडियो नहीं आ रहा था। लेकिन अब से प्रॉपर क्लास का वीडियो आएगा। आप लोग जो है पढ़े समझे और एग्ज़ाम की तैयारी करें। बहुत सारे चीज़ हम पढ़ा रखे हैं चैनल पर। अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल पर हर एक चीज़ पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर कुछ पढ़ाया गया है। ठीक है, तो चलिए अभी जो मैं करा रहा हूँ यह आप लोग को पता है 24 से 25 सेशन के लिए। यह बायो साइंस में माइक्रोबायोलॉजी भी आता है। तो माइक्रोबायोलॉजी का आज हम लोग इम्यूनिटी टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है ना, इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है। तो आज चलिए हम इम्यूनिटी को देखते हैं। वीडियो नंबर 21वां है और इस सप्ताह में जो भी फर्स्ट ईयर के वीडियो आएगा सब 21वां नंबर के होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कहता है इम्यूनिटी क्या होता है। देखिए, इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरक्षा। प्रति मतलब के विरुद्ध, रक्षा मतलब रक्षा करना, यानी संक्रमण या सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध हमें जो बीमारी से लड़ता है, जो हमारे बॉडी को संक्रमण से बचाता है, एक ऐसा क्षमता प्रदान करता है हमारे बॉडी के अंदर जो लड़ सके, जो हमारा बॉडी लड़ सके सूक्ष्म जीवों को, एक ऐसा माहौल बनाता है, उसी को हम लोग प्रतिरक्षा इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी वह क्षमता है। देखिए, बेसिकली इम्यूनिटी एक कैपेसिटी, क्षमता है जो बॉडी को प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी एक क्षमता प्रदान करता है, इसीलिए इसे एक क्षमता कहा जाता है जिससे शरीर रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों यानी बैक्टीरिया या वायरस से लड़ता है। वही मैंने बताया ना कि यह एक ऐसी क्षमता है इम्यूनिटी जो शरीर के अंदर शरीर को एक ऐसी क्षमता देता है कि जो भी सूक्ष्म जीव है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, इनसे लड़ने के लिए जो है मदद करता है। ठीक है, हमारा बॉडी को ऐसा क्षमता देता है जिससे वायरस और बैक्टीरिया से होने वाला कोई भी रोग है उससे जो है लड़ता है हमारा बॉडी। ठीक है, यह इम्यूनिटी का ही देन है और हमें बीमार होने से बचाता है। सीधा सीधा सिंपल भाषा में समझिए कि इम्यूनिटी एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी क्षमता विकसित करता है जो हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब कारण से जो बीमारी होता है, इन्फेक्शन होता है, उससे क्या करता है, लड़ने के लिए हमारे अंदर दम भरता है। ठीक है, कौन? इम्यूनिटी। इसीलिए एक क्षमता कहा जाता है कि एक ऐसी क्षमता बनाता है जो लड़ सके सूक्ष्म जीवों से, जो बीमारी पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है उससे लड़ सके, एक ऐसी क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, अब इम्यूनिटी के प्रकार में लोग अक्सर जो है कन्फ्यूज करते हैं। जी हाँ, इम्यूनिटी के जो प्रकार होता है उसमें अक्सर लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं कि ये इम्यूनिटी का कितने प्रकार होता है। देखिए, बहुत आसान है। इम्यूनिटी का जो प्रकार होता है, ठीक है ना, इम्यूनिटी को प्रतिरक्षा बोलते हैं और इस प्रतिरक्षा का कितने प्रकार हैं, तो अलग अलग प्रकार हैं। पहला प्रकार है इनएट। ठीक है ना, इनएट, समझ गए ना, इनएट इम्यूनिटी। इनएट इम्यूनिटी का मतलब होता है जन्मजात, जो जन्म से ही बच्चा के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, यह जन्म से ही मौजूद होता है बॉडी में। यह नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी यह किसी एक रोग के प्रति काम नहीं करता है, यह सभी रोगों पर समान प्रभाव दिखाता है। ठीक है, इसीलिए इसे नॉन स्पेसिफाई कहा जाता है, क्योंकि यह किसी एक स्पेसिफिक बीमारी या सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध नहीं लड़ता है। यह समान रूप से, जनरल रूप से आपको कोई भी चीज़ों से, कोई भी सूक्ष्म जीवों या बीमारियों से लड़ने का काम करता है। यह तुरंत एक्टिव होता है, तुरंत काम करता है। बात समझ गए ना। तो इम्यूनिटी अलग अलग प्रकार के, उसमें जो इननेट इम्यूनिटी है जिसे जन्मजात कहते हैं, तो यह किसी भी व्यक्ति को जन्म से ही, जन्मजात ही मिलता है। ठीक है, यह जन्म से ही मौजूद होता है इननेट वाला। यह नॉन स्पेसिफाई होता है। ठीक है, यह कोई विशिष्ट नहीं होता है, इसीलिए यह सभी पर एक समान प्रभाव अपना दिखाता है। यह तुरंत काम करता है। बात समझ लीजिए। उदाहरण के लिए त्वचा,
आंसू, स्वेट यानी पसीना, और यहाँ पे है पेट का अम्ल HCl। ठीक है, यह सब आपके जन्मजात होते हैं, जैसे स्किन हो गया। ठीक है, यह भी आपको जो है बॉडी के अंदर संक्रमण जाने से रोकता है। आंसू, ठीक है, आंसू जो आँख में कोई भी धूल कण पड़ता है तो देखते होइएगा आंसू जो है बाहर निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि वह गंदगी को साफ कर देगा, अपने साथ बाहर निकाल देगा। स्वेट, पसीना, पसीना भी गंदगी को बाहर निकालता है। पेट का अम्ल HCl इतना पावरफुल होता है कि यह सूक्ष्म जीवों को अंदर, अगर भोजन के साथ अगर कोई अगर गंदगी पेट में जाता है तो छोटा मोटा को तो यह अकेले देख लेता है। HCl इतना पावरफुल होता है कि यह उसे मार देता है। तो ये सब उदाहरण है, ये कोई स्पेसिफाइड नहीं होता है, यह एक समान रूप से सभी जगह अपना असर दिखाता है। ठीक है, तो इनेट मतलब होता है जन्मजात, जो जन्म से ही मौजूद होता है हर कोई में। अब आती है यहाँ पे एक्वायर्ड। इनेट के बाद होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित करना। एक्वायर्ड करना मतलब अर्जित करना। ठीक है ना, तो अर्जित इम्यूनिटी प्रतिरक्षा जो होता है, यह नाम से यह स्पष्ट है। इनेट मतलब उसे आप अर्जित नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, अर्जित नहीं कर सकते, वो जन्मजात ही मिलता है सबको। ठीक है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होता है जो जन्म के बाद व्यक्ति अर्जित करता है। ठीक है, उसके बॉडी को मिलता है। समझ गए ना, जैसे जीवन में लाइफ में जब जन्म लेता है बच्चा, धीरे धीरे आगे चलकर जीवन में बाद में विकसित होता है। ठीक है, स्पेसिफिक यह विशिष्ट होता है। इनेट जन्मजात जो नॉन स्पेसिफिक होता है, वह कोई विशिष्ट नहीं होता है कि वह फलाने के विरुद्ध काम करेगा, ऐसा नहीं होता है इनेट में। लेकिन एक्वायर्ड में स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है, यह विशेष रोगों के खिलाफ काम करता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो टीबी के सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए बच्चा जन्म जैसे ही लेता है उसे टीबी का एक जो है डोज दे दिया जाता है। वह क्यों दिया जाता है? ताकि आगे चलकर टीबी के जो संभावना है बच्चे में वह कम हो सके और टीबी के विरुद्ध में हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पर जो है उत्पन्न कर सके। ठीक है, बॉडी में ऐसा इम्यूनिटी क्षमता प्रदान करे बॉडी को जो आगे चलकर टीबी के संभावनाओं को रोक सके। समझ गए? तो टीबी का लगा मतलब वह टीबी के लिए काम करेगा। ठीक है, हेपेटाइटिस के लिए लगा मतलब वह हेपेटाइटिस के लिए काम करेगा। बात समझ गए? डिप्थीरिया के लिए लगा मतलब वह डिप्थीरिया के लिए काम करेगा। पोलियो के लिए पड़ा मतलब वह पोलियो के लिए काम करेगा। इन्फ्लुएंजा के लिए लगा मतलब वह इन्फ्लुएंजा के लिए काम करेगा। यानी सबका विशिष्ट टीका बना होता है, सबका विशिष्ट इम्यूनिटी प्रदान करने वाला टीका है। टीका बेसिकली क्या करता है बॉडी के अंदर? टीका कोई भी इंजेक्शन हम दे दिए तो क्या करता है? बॉडी के अंदर जाने के बाद वह पावर जनरेट करता है, इम्यूनिटी क्षमता जनरेट करता है। जो जिस चीज़ के लिए आप दिए हैं वह बॉडी में जाकर उस चीज़ के अगर कोई सूक्ष्म जीव बॉडी में प्रवेश करना चाहेगा तो उसके विरुद्ध वह लड़ेगा और उसे मार देगा, वहीं पर उसे पनपने नहीं देगा। इम्यूनिटी यही एक क्षमता होता है। ठीक है, जो बॉडी को प्रदान किया जाता है। तो जो जन्म से ही अगर मौजूद है तो इनेट। ठीक है, और जो जन्म के बाद किसी विशेष बीमारी के लिए अगर जनरेट किया जाता है तो एक्वायर्ड होता है। ठीक है, याद रखने की क्षमता जैसे मेमोरी। ठीक है ना, यह एक याद रखने की क्षमता होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी अर्जित किया गया। इसके भी दो प्रकार हैं। अब ये जो एक्वायर्ड वाला है इसके दो प्रकार हैं। हम अर्जित करते हैं तो दो तरह से अर्जित करते हैं इम्यूनिटी। एक होता है सक्रिय प्रतीक्षा जिसे एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, जिसमें हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है। बात समझ गए? यह लंबे समय तक रहती है। अब जो हमारा शरीर में हमारा बॉडी ही खुद जो जनरेट करेगा तो ऑटोमेटिक है लंबे समय तक ये काम करेगा। समझ गए ना? तो एक्वायर्ड दो तरह के, अर्जित किया गया टीका दो तरह के। एक वे जो एक्टिव होगा, जो सक्रिय होगा। ठीक है, जो शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है, लंबे समय तक ये रहेगा एक्टिव वाला। उदाहरण के लिए संक्रमण के बाद जैसे कोविड-19, टीकाकरण, वैक्सीन, तो ये सब जो है एक्टिव है, सक्रिय प्रतिरक्षा है ये अर्जित वाला में ही। बात समझ गए ना? अब मान गए संक्रमण के बाद जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 हो गया
कोविड-19 के बाद जब रिकवरी होता है तो हमारा बॉडी धीरे धीरे रिकवरी में क्यों आता है? क्योंकि हमारा बॉडी का इम्यूनिटी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। बात समझ गए ना? तो ये चीज़ें होता है। कभी कभी हम जो है दवाई से भी, बिना वैक्सीन के दवाई से भी जो है ठीक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा बॉडी वहाँ पे खुद जो है क्या कर रहा है, संक्रमण से लड़ रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे व्यक्ति रिकवर कर जाता है। तो एक चीज़ें होता है एक्टिव में, ओके, जहाँ पे हमारा खुद बॉडी एंटीबॉडी बनाता है जो लंबे समय तक काम करता है। दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी, जिसे निष्क्रिय बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एंटीबॉडी बाहर से मिलती है, कम समय के लिए रहती है। जैसे उदाहरण, माँ से बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से एंटीबॉडी बाहर से मिलता है, माँ से बच्चे को मिला। तो आपको पता है माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? IgA, ठीक है ना, पता है आप लोग को। यह एंटीबॉडी माँ से बच्चे को मिला, यानी उसे बाहर से मिला उसे बच्चे को। इंजेक्शन द्वारा एंटीबॉडी लिया जाता है ताकि बीमारी से बचा जा सके। तो कुल मिला के ये जो पैसिव इम्यूनिटी होता है, यह आपको बॉडी एंटीबॉडी बाहर से बनाकर दूसरे बॉडी में प्रवेश कराया जाता है। इंजेक्शन के भी माध्यम से लोग लेते हैं। तो ऐसी क्षमता निष्क्रिय होता है जो कम समय के लिए रहता है, जो बाहर से लेना पड़ता है व्यक्ति को, और ये इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा कि इम्यूनिटी दो प्रकार के, एक इनैट हो गया और एक आपका हो गया एक्वायर्ड। दो तरह के आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, दो तरह से। अब ये दो तरह से पढ़े हैं तो इनैट जन्मजात है, तो उसमें कोई जो है आपका प्रकार नहीं है। एक्वायर्ड में दो तरह के प्रकार हैं, हम दो तरह से अर्जित कर सकते हैं टीका। एक तो जो एक्टिव होता है, जो हमारा वैक्सीन दे दिया और खुद हमारा बॉडी जो है क्या करता है, जेनरेट करता है। मतलब वैक्सीन किसी चीज़ का पड़ गया और हमारा बॉडी जो है खुद ब खुद उससे जो है क्या करता है, क्षमता क्रिएट करता है। और दूसरा जो होता है पैसिव, जो होता है, जो निष्क्रिय होता है, वह भी वैक्सीन ही है, लेकिन वह दूसरे बॉडी से लिया जाता है। जैसे माँ के दूध से बच्चे को मिला तो वह ज़्यादा देर तक काम नहीं करता, कम समय के लिए होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे छोटे मोटे इंजेक्शन आते हैं जो बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, दवाइयाँ सब भी आती है जो बूस्ट तो करता है लेकिन वो कम समय के लिए प्रभावशील होता है। तो वो सब जो है पैसिव होता है, निष्क्रिय वाला होता है। बात समझ गए? चलिए, अब इम्यूनिटी के प्रकार ये सब समाप्त हो गया। इम्यूनिटी के कुछ घटक है, ठीक है ना, प्रतिरक्षा का कुछ घटक है। घटक क्या है ये सब समझने के लिए ज़रूरी है। जैसे एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन एक ऐसी पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश करके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। क्या करता है? जो शरीर में प्रवेश करके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। जैसे एंटीजन बहुत सारे चीज़ों से बनाकर बॉडी में दिया जाता है। और एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीबॉडी यानी शरीर द्वारा बनाया गया प्रोटीन जो एंटीजन को नष्ट करता है। यानी हमारे बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का काम। तो एंटीजन का काम है जैसे कोई पदार्थ बॉडी में दिए इम्यूनिटी उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। तो वो पदार्थ में क्या होता है? एंटीजन, वो बॉडी में जाएगा और इम्यूनिटी उत्पन्न करेगा, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या करता है? यह शरीर द्वारा जो बनाया गया प्रोटीन होता है वह क्या करता है? एंटीजन को नष्ट करता है, इसीलिए एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये दो अलग अलग वर्ड हैं, समझ लीजिए। वैक्सीन का मैं बात करूँ, टीकाकरण, तो कमज़ोर या मृत रोगाणु शरीर में डालकर इम्यूनिटी बनाना, मेमोरी सेल बनाती है। तो वैक्सीन का काम क्या है? टीकाकरण, बहुत सारे अलग अलग वैक्सीन लगती है। तो जो वैक्सीन का निर्माण किया जाता है वह उसमें जो है बहुत सारे कमज़ोर या बहुत सारे मृत रोगाणु शरीर में डालकर इम्यूनिटी प्रदान किया जाता है। बात समझिए। और बहुत लोग कहते होंगे कि वो वैक्सीन वगैरह दवाई वाई से बनता है, ऐसा वैसा है, तो ऐसा नहीं होता है। जो वैक्सीन बनता है उसमें भी कुछ जो है आपके रोगाणु, कुछ जो है सूक्ष्म जीव ही होते हैं जो कमज़ोर या मृत होते हैं, जिसको फॉर्म में, वैक्सीन के फॉर्म में बनाकर बॉडी में प्रवेश लोगों को दिया जाता है। और वह क्या होता है? बॉडी में जाकर अपना रोग के प्रति अपना इम्यूनिटी ताकत दिखाता है, ठीक है, शरीर के साथ मिलकर।
मेमोरी सेल बनाती है, याद रखिएगा। आगे है इम्यूनिटी का महत्व क्या है, तो देखिए इम्यूनिटी का महत्व है रोगों से सुरक्षा देना, जल्दी बीमारी से रिकवरी कराना, महामारी से बचाना, जो पेंडेमिक इंडेमिक ये सब होता है इस सब से बचाना। तो इम्यूनिटी का बहुत सारे काम है, रोग को मजबूत कराना, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना, ये सब इम्यूनिटी का ही काम होता है। बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पाश्चुराइजेशन, जिसे हम लोग पाश्चीकरण बोलते हैं, पाश्चीकृत बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो अपन पाश्चुराइजेशन है इसे समझ लीजिए। पाश्चुराइजेशन होता क्या है, देखिए पाश्चुराइजेशन आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो पाश्चुराइजेशन बेसिकली यह जो है पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है जिसमें दूध या अन्य तरल पदार्थों को एक निश्चित तापमान तक गर्म करके हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। देखिए पाश्चुराइजेशन आया क्यों, तो पाश्चुराइजेशन इसलिए आया कि जितने भी लिक्विड फॉर्म हैं, जितने भी खाने वाले पदार्थ होते हैं जो तरल के फॉर्म में होते हैं, तो उसे हम ज़्यादा दिन तक कैसे जो है प्रिजर्व करके रखें, कैसे स्टोर करके रखेंगे। ऐसे कच्चा चीज़, दूध हो गया, जूस हो गया, या बहुत सारे तेल हो गया, बहुत सारे कच्चे चीज़ होते हैं जिसे आप उसे लिक्विड में बना दिए और डायरेक्ट जो है डिब्बा में पैक करके अगर आप रख दीजिए तो ये 1 से 2 दिन में ख़राब हो जाएगा। लेकिन उसी चीज़ को अगर इस पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया के थ्रू अगर उसे आप जो है पाश्चुराइज कर देते हैं तो वही जो 1 से 2 दिन में ख़राब हो जा रहा तरल है उसी को पैकिंग करके 2 से 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन तक आप उसे जो है रख सकते हैं। तो पाश्चुराइजेशन क्या करता है कि जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव होता है उसको जो है उसमें से हटा देता है। जितने भी खाने पीने वाला पदार्थ होता है उसमें से सारे सूक्ष्म जीव को हटा देता है। जैसे दूध हो गया, पैकिंग वाला सुधा का, मदर डेयरी का, अलग अलग अमूल का, बहुत सारे दूध का पैकेट आता है। तो क्या वो सीधे भैंस और गाय के निकाल कर पैक करके दे दिया जाता है? नहीं, पहले वो क्या होता है, सारे जगह से, अलग अलग जगहों से दूध कलेक्शन होकर आता है, ठीक है। और कलेक्शन होकर फैक्ट्री में आया, वहाँ पे उसे क्या किया जाता है, पाश्चुराइज किया जाता है हाई टेम्परेचर पर। समय के निश्चित समय तक उसे काफ़ी गर्म किया जाता है। देन उसके बाद गर्म कर कर धीरे धीरे उसे ठंडा किया जाता है और देन उसे पैकिंग किया जाता है। बात समझ गए? और पैकिंग करके उसे बाज़ार में उतारा जाता है। तो पाश्चुराइजेशन वही होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध या अन्य तरल पदार्थों को एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित समय अवधि तक गर्म करके उसमें से जो भी हानिकारक पदार्थ होता है, सूक्ष्म जीव होता है, उसे नष्ट किया जाता है। यही प्रक्रिया पाश्चुराइजेशन कहलाता है। समझ गए? इसका नाम लुई पाश्चर के नाम पर रखा गया है, जो लुई पाश्चर के बारे में हम आपको बता चुके हैं। लुई पाश्चर ने ही पाश्चुराइजेशन विधि को दिया, ठीक है। अब बात आती है भाई पाश्चुराइजेशन के पीछे करने का क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए पाश्चुराइजेशन का उद्देश्य यही है कि जो भी रोगजनक, जो रोग पैदा करने वाले जो भी बैक्टीरिया है उसे नष्ट किया जाए, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित बनाया जाए, सेल्फ लाइफ बढ़ाया जाए, यानी जो खाने पीने का सामान है उसके लाइफ को बढ़ाया जाए। तो पाश्चुराइजेशन मेथड को सामान से बचाने से लेकर बैक्टीरिया को नष्ट करने और सामान के लाइफ को बढ़ाने तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आगे बात आती है पाश्चुराइजेशन की विधियाँ। देखिए पाश्चुराइजेशन की अलग अलग विधि है। पाश्चुराइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण जो आपका मेथड होता है वो होता है होल्डर मेथड। होल्डर मेथड में क्या होता है कि 62-63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक दूध को गर्म किया जाता है। बात समझ लीजिए। होल्डर मेथड में होता यह है कि लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम। होल्डर मेथड में LT होता है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी समय ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कम होता है। यानी 1 घंटे तक दूध को जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम हो गया। एक होता है कि 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट में हाई टेम्परेचर देकर गर्म करना। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर और लो टाइम हो जाएगा। समझ गए? तो होल्डर मेथड होता है जहाँ पे लो टेम्परेचर लेकिन लॉन्ग टाइम होता है, समय ज़्यादा देर तक कम टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, ठीक है।
दूसरा है हाई टेम्परेचर लेकिन शॉर्ट टाइम। अभी बताए ना, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, जैसे 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। सबसे ज़्यादा उपयोग में इसी को लिया जाता है जो हाई टेम्परेचर हो, शॉर्ट टाइम हो, कम समय हो। यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीसरा है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, जिसमें दूध को 135 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 से 5 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। अब आप लोग बताइए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही टेम्परेचर किसी भी लिक्विड को मिलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वह उबलने लगता है। तो यहाँ पे अगर 135 डिग्री सेंटीग्रेड हम ताप देंगे तो वह तो 2 से 5 सेकेंड में जो है क्या होगा, उबल जाएगा सामान। बात समझ गया ना। दूध लंबे समय तक खराब नहीं होता है। बात समझ गए ना। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर UHT पर अगर गर्म करते हैं तो दूध लंबे समय तक खराब नहीं होता है। आगे है यहाँ पे पास्चुराइजेशन की क्या फ़ायदे हैं। तो जिस प्रकार से इम्यूनिटी के फ़ायदा है तो भाई पास्चुराइजेशन का भी फ़ायदा होगा। तो पास्चुराइजेशन का फ़ायदा यही है कि दूध सुरक्षित रहता है, TB टाइफाइड जैसे रोगों से बचाव होता है, स्वाद और पोषण काफ़ी हद तक सुरक्षित रहता है। तो ये पास्चुराइजेशन से ऐसा नहीं होता है कि दूध का स्वाद ख़त्म हो जाता है, पोषण उसमें का नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों सुरक्षित रहता है इससे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से आज का वीडियो, आज मैंने पढ़ाया पास्चुराइजेशन और एक पढ़ाया मैं इम्यूनिटी, जो कि एग्ज़ाम में दोनों में से कोई भी 5-5 नंबर में पूछ देगा माइक्रोबायोलॉजी में, तो लिख दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।